वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। गाइज, ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज सपोर्ट कर देना। आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। चलिए शुरू करते हैं। सितंबर की धूप अभी भी आग बरसा रही थी। सड़क पर चल रहे लोग पसीने से भीगे हुए जल्दी जल्दी अपने रास्ते जा रहे थे। कोई भी एक पल के लिए भी बाहर रुकना नहीं चाहता था, लेकिन जीफिंग के लिए यह मौसम सर्दियों से भी ज्यादा ठंडा था। चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तुमने अभी क्या कहा? जीफिंग ने कांपती आवाज में पूछा। मैंने कहा, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूं। लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, और आज के बाद मुझे होई होई मत बुलाना। मेरा नाम हुशुए हुई है। जीफिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। होई हुई ऐसा क्यों? उसका दिल दर्द से मरोड़ खाने लगा। 2 महीने पहले ही तो दोनों ने हमेशा साथ रहने की कस्में खाई थी, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों के बाद अचानक ब्रेकअप? वो इसे कैसे मान लेता? जीफिंग सामने खड़ी उस खूबसूरत लड़की को खाली नजरों से देखता रहा। दिल जैसे टूट चुका था। दोनों मंगशी काउंट नंबर 2 हाई स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लास में। जीफिंग शांत स्वभाव का लड़का था, ज्यादा बातें नहीं करता था। घर की हालत खराब थी, पढ़ाई भी बस औसत से नीचे थी। दूसरी तरफ हुशुए हुई खूबसूरत, चंचल और क्लास की वाइस मॉनिटर थी। लड़के उसके पीछे घूमते थे, कुछ तो उसके लिए लड़ भी चुके थे, लेकिन आखिर में उसी शांत जीफिंग ने उसका दिल जीत लिया था। दोनों एक ही डेस्क पर बैठते थे। धीरे धीरे प्यार हुआ और उन्होंने चुपके से रिश्ता शुरू कर दिया। पर जीफिंग ने कभी नहीं सोचा था कि सीनियर ईयर शुरू होते ही उसे ब्रेकअप सुनने को मिलेगा। क्यों? तुम्हें पूछने की हिम्मत कैसे हुई? हुशुए की आवाज तेज हो गई। आसपास से गुजरते स्टूडेंट्स भी मुड़कर देखने लगे। क्या मैंने कुछ गलत किया? जीफिंग ने लगभग विनती करते हुए पूछा। जीफिंग, हमारा भविष्य अलग है। हुशुए हुई ने घमंड से कहा। तुम्हारे घर की हालत कॉलेज का खर्च उठा सकती है? तुम्हारे नंबर इतने हैं कि कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। मैं कॉलेज जाऊंगी, बड़े शहर में रहूंगी। तुम्हारे साथ रहकर मैं अपना भविष्य बर्बाद नहीं कर सकती। जीफिंग का चेहरा और भी सफेद पड़ गया। लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि हमारा घर गरीब है। फिर अब ब्रेकअप क्यों? क्यों? हुए हुई हंस पड़ी, लेकिन उस हंसी में प्यार नहीं तिरस्कार था। गर्मियों में मैं अपनी बहन के घर जियांग जो गई थी। पता है उसका घर कितने का है? तुम पूरी जिंदगी मेहनत करो तब भी उसका बाथरूम नहीं खरीद पाओगे। उसकी कार की कीमत जानते हो? जीफिंग ने मुश्किल से सिर हिलाया। मैं मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा। मेहनत? उसने मजाक उड़ाया। कितने साल? 10, 20, 50? मैं बूढ़ी होने तक इंतजार नहीं कर सकती कि तब जाकर एक घर और कार मिले। मैं जियांग जो जाऊंगी और तब हम एक ही दुनिया के लोग नहीं रहेंगे। जीफिंग चुप रह गया। वही चेहरा जो पहले उसके लिए मुस्कुराता था, अब घमंड और ठंडेपन से भरा हुआ था। कुछ देर बाद उसने धीमे से कहा, ठीक है, ब्रेकअप कर लेते हैं। उसकी आखिरी बची इज्जत ने उसे और गिड़गिड़ाने नहीं दिया। और हां, हुशुई ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने टीचर से सीट भी बदलवा ली है। अब हम साथ नहीं बैठेंगे, हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इतना कहकर वो मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई। उसकी एक सहेली उसके साथ थी। दूर जाते हुए उसकी आवाज आई, शुए हुई, तुमने थोड़ा ज्यादा कठोर नहीं बोल दिया? मैं तो पहले ही बहुत नरमी से बोली। हुशुई ने तिरस्कार से कहा, सोचा भी नहीं था कि वो इतना गरीब निकलेगा। उसने मुझे कभी एक ढंग का गिफ्ट तक नहीं दिया। पता नहीं मैं उसे पसंद कैसे करने लगी थी। धीरे बोलो, जीफिंग सुन लेगा। सुन ले तो क्या, वो बस एक गरीब हरामी है। धड़ाम! ये शब्द सुनते ही जीफिंग को लगा जैसे आसमान उसके ऊपर गिर पड़ा हो। उसकी मुट्ठियां कस गईं, माथे की नसें उभर आईं, सांस भारी हो गई। नाजायज! ये शब्द उसके बचपन से उसका पीछा करते आए थे, क्योंकि सच में जीफिंग एक नाजायज औलाद था। इसी वजह से उसकी मां को घर से निकाल दिया गया था। अगर कुछ अच्छे लोगों ने मदद न की होती तो शायद वो दोनों सड़क पर भूखे मर जाते। बचपन में दूसरे बच्चे उसे इन्हीं नामों से चिढ़ाते थे। यही उसकी सबसे बड़ी शर्म बन गया था। और आज जिस लड़की से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, वही उसी बात का मजाक उड़ा रही थी। जीफिंग ने सुनी हंसी हंसी। हाँ, मैं बस एक हरामी ही हूं। वो टूटे दिल के साथ सड़क पर चलता रहा। सितंबर की तपती गर्मी में भी उसे सब कुछ बर्फ जैसा ठंडा लग रहा था। तभी पास की दुकान केटीवी से खबर चल रही थी। ताजा खबर। वैज्ञानिकों ने सौर मंडल से 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित क्रैब नेब्यूला में एक शक्तिशाली गामा रे फ्लेयर देखा है। टीवी पर खबर चल रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अंतरिक्ष से आती वही अदृश्य किरण पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। जीफिंग टूटे हुए दिल के साथ सड़क पर भटकता रहा। अचानक आसमान की रोशनी जैसे हल्की सी चमकी। एक अदृश्य किरण सीधे उसके सिर से टकराई और अगले ही पल जीफिंग बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सफेद अस्पताल के कमरे में तेज दवाइयों की बदबू फैली हुई थी। जीफिंग बेड पर बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके दिमाग के अंदर लगातार अजीब आवाजें गूंज रही थीं।
बायोकरंट स्टिमुलेशन एक्टिवेटेड, फ्यूजन अपॉर्चुनिटी सर्चिंग, ब्रेन नर्व कनेक्शन कंप्लीट, होस्ट ब्रेन फ्यूजन सक्सेसफुल, डेटाबेस इनिशिएटिंग, डिंग बॉडी स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम एक्टिवेटेड। पता नहीं कितना समय बीत गया, धीरे धीरे जी फेंग की आंखें खुली। सबसे पहले उसे आंसुओं से भरा एक चेहरा दिखाई दिया। मां, उसके मुंह से अपने आप निकला। अगले ही पल वो अचानक उठकर बैठ गया और हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। मां, ये अस्पताल है, मैं यहां कैसे आया? उसके बेड के पास बैठी थी उसकी मां शाओ सुमी। फेंग, तुम आखिर जाग गए। उनकी आंखों में खुशी और राहत साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उसका हाथ पकड़ लिया। फेंग, अब कैसा लग रहा है? तबीयत ठीक है ना? जीफिंग ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन साफ थी। मां, आखिर हुआ क्या था? शाओसुमी ने आंसू पोंछते हुए कहा। तुम स्कूल के पहले ही दिन क्लास छोड़कर चले गए थे, फिर सड़क पर धूप की वजह से बेहोश होकर गिर पड़े। अगर कोई अच्छा इंसान तुम्हें यहां नहीं लाता तो शायद मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो देती। क्लास छोड़ना। ये सुनते ही जी फेंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसे सब याद आने लगा। वो स्कूल इसलिए छोड़कर गया था क्योंकि वो अब उस जगह पर रह ही नहीं सकता था। उसे डर था कि हुशवे फिर से उसे नाजायज औलाद कहेगी। ब्रेकअप का दर्द, बेइज्जती, ताने सब कुछ मिलकर उसे अंदर से तोड़ चुका था। वो बस टूटे हुए दिल के साथ स्कूल छोड़कर चला गया था। अपने बेटे का चेहरा अचानक उतरता देखकर शाओसुमी घबरा गई। फेंगा, क्या हुआ? कहीं तबीयत खराब तो नहीं? मां, मैं ठीक हूं। जीफिंग ने तुरंत अपनी मां को रोक लिया क्योंकि वो डॉक्टर बुलाने जा रही थी। अपनी मां की आंखों में चिंता देखकर उसके दिल में दर्द उठा। उसकी आवाज पछतावे से भर गई। मां, ये सब मेरी गलती है। मैंने आपको बहुत परेशान किया। मैं वादा करता हूं अब कभी क्लास छोड़कर नहीं जाऊंगा। अच्छे से पढ़ाई करूंगा और आपको दोबारा कभी चिंता नहीं दूंगा। अच्छा। शाओसुमी खुशी से रो पड़ी। मुझे पता था मेरा फिंगर सबसे समझदार बेटा है। समझदार? जीफिंग अंदर ही अंदर खुद पर हंस पड़ा। अगर वो सच में समझदार होता तो अपनी मेहनती मां को कभी नहीं भूलता। अगर वो सच में बड़ा हो गया होता तो ये नहीं भूलता कि उसकी मां हर दिन सब्जियां बेचकर उसकी फीस भरती है। लेकिन उसने क्या किया? वो हुशवे के प्यार में अंधा बना रहा। मैं इंसान नहीं जानवर था। जीफेंग को खुद से नफरत होने लगी। शाओसुमे गांव की रहने वाली थी। शादी से पहले गर्भवती होने की वजह से उनके मां बाप ने उन्हें घर से निकाल दिया था। लोग उन्हें गिरी हुई औरत कहते थे, रिश्तेदार मजाक उड़ाते थे, पूरी दुनिया उन्हें नीची नजरों से देखती थी। आखिरकार उन्होंने गांव छोड़ दिया और अकेले शहर आ गई। कुछ अच्छे लोगों की मदद से उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। जब जीफिंग छोटा था, शाओसुमी दिन में दूसरे बच्चों की देखभाल करती थी और उसे अपनी पीठ पर बांधकर काम करती थी। रात में वो कूड़े के ढेर पर जाकर बेचने लायक सामान ढूंढती थी ताकि थोड़ा पैसा मिल सके। कई साल संघर्ष करने के बाद उन्होंने एक छोटी सब्जी वाली गाड़ी खरीदी और सब्जियां बेचनी शुरू की। कमाई बहुत कम थी, लेकिन किसी तरह माँ बेटे की जिंदगी चल रही थी। जीफेंग बचपन से समझदार था। स्कूल के बाद वो बाजार जाकर अपनी माँ की मदद करता था। लेकिन हुशहुई से रिश्ता शुरू होने के बाद सब बदल गया। उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। पढ़ाई बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे उसने बाजार जाना बंद कर दिया। उसका सारा समय सिर्फ हुशहुई के साथ गुजरने लगा। अब ये सब सोचकर उसके दिल में तेज दर्द उठ रहा था। मैं इतना अंधा कैसे हो गया? मैंने अपनी मेहनत करने वाली मां को अकेला छोड़ दिया और उस घमंडी लड़की के पीछे भागता रहा। उसकी आंखें भर आईं। उसने अपनी मां की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, मां, मुझे माफ कर दो। अब से मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगा। मैं आपको अच्छी जिंदगी दूंगा। जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया वही लोग एक दिन आपकी तारीफ करेंगे। मैं आपको गर्व महसूस करवाऊंगा कि मैं आपका बेटा हूं। उसी पल जीफेंग सच में बदल चुका था, जैसे वो दोबारा जन्म ले चुका हो। उसकी जिंदगी का पहला असली वादा अपनी मां के लिए जीना। अच्छा। शाओसुमी ने उसे कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। इतने सालों की मेहनत, दर्द, संघर्ष, सब कुछ उस पल सफल लगता था। जी फेंग अपनी मां की बाहों में सिर रखकर मन ही मन बोला, आज से हूं शिव हुई खत्म। अब मैं नया जी फेंग बनूंगा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी मां के लिए है। पूरा अस्पताल का कमरा मां बेटे के प्यार से भर गया। लेकिन तभी धड़ाम, कमरे का दरवाजा जोर से खुला। दोनों ने मुड़कर देखा। एक मोटी नर्स अंदर आई, जिसके चेहरे पर साफ घमंड और तिरस्कार था। उसने ठंडी आवाज में कहा, शाओसुमे, तुम्हारे अस्पताल में रहने के 3 दिन पूरे होने वाले हैं। 20 मिनट बाद कमरा खाली करना होगा। अगर रुकना है तो पैसे भरो, नहीं तो तुरंत निकलो। शाओसुमी तुरंत खड़ी हो गई। नर्स, मेरा बेटा अभी अभी होश में आया है। उसकी हालत अभी भी कमजोर है। क्या हमें थोड़ा समय और मिल सकता है?
हम 1 घंटे में चले जाएंगे। नर्स ने घमंड से मुंह बनाया। ये कोई गांव का छोटा क्लिनिक नहीं है, और समय चाहिए तो पैसे भरो, पैसे नहीं है तो यहां रहने का नाटक मत करो। शाऊ सुम्मी का चेहरा गुस्से और बेइज्जती से लाल हो गया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। उन्होंने अपने बेटे की हालत देखी और दांत भींचकर कहा, मैं पैसे दूंगी। मां। जीफेंग अचानक बेड से नीचे उतर गया। उसकी आंखें ठंडी हो चुकी थी। उसने नर्स को घूरते हुए पूछा, हमारे कमरे का समय खत्म होने में अभी 20 मिनट बाकी हैं, सही? हां, नर्स ने तिरस्कार से कहा। क्या कर लोगे? जीफेंग अचानक हंसा, लेकिन उसकी हंसी बेहद ठंडी थी। बहुत अच्छा, अगर 20 मिनट बाकी हैं तो इसका मतलब अगले 20 मिनट तक ये कमरा हमारा है, सही? नर्स चिढ़कर बोली। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे पास तुम गरीब लोगों से बहस करने का समय नहीं है। निकलना है तो जल्दी निकलो। बाहर निकल जाओ। जी फेंग ने उसकी बात बीच में ही काट दी। नर्स एक पल के लिए रुक गई। क्या कहा तुमने? जी फेंग ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। मैंने कहा, अभी के अभी बाहर निकल जाओ। जब तक समय खत्म नहीं होता इस कमरे पर हमारा हक है, और मैं तुम्हें कह रहा हूं बाहर जाओ। नर्स गुस्से से कांपने लगी, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाई क्योंकि जी फेंग सही था। आखिरकार वो दांत पीसते हुए बोली, ठीक है, 20 मिनट बाद अगर तुम लोग बाहर नहीं निकले तो मैं सिक्योरिटी बुलाकर बाहर निकलवा दूंगी। इतना कहकर वो गुस्से में बाहर चली गई। घमंडी औरत। जीफेन ने मोटी नर्स की पीठ की तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, फेंगर, तुम सच में बड़े हो गए हो। अपने बेटे को देखकर शाओ सुमेई राहत भरी मुस्कान रोक नहीं पाई। जीफेन अब उससे आधा सिर लंबा हो चुका था और उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ी बचपने वाली मासूमियत बाकी थी। अभी थोड़ी देर पहले जब नर्स के साथ झगड़ा हुआ था तब शाओ सुमे को डर था कि जीफेंग गुस्से में उसे मारना बैठे, लेकिन नतीजा देखकर उसे राहत मिली। जीफेंग ने गुस्सा करने के बजाय चालाकी से नर्स को खुद ही बेइज्जत करवा दिया था। ये किसी को मारने से भी ज्यादा खतरनाक था। मां, मैंने पहले भी कहा था, अब मैं आपको और अपमान नहीं सहने दूंगा। कोई भी अब आपको नीची नजर से नहीं देखेगा, जीफेंग ने दृढ़ आवाज में कहा। मां को तुम पर भरोसा है। शाओ सुमेई ने राहत से सिर हिलाया। अचानक जीफेंग को नर्स की बात याद आई। मां, क्या मैं सच में 3 दिन तक बेहोश था? यह सुनते ही शाओ सुमेई घबरा गई। फेंगर, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहीं कुछ तकलीफ तो नहीं? जीफेंग के दिल में गर्माहट दौड़ गई। उसने अपनी मां को देखा। वो सिर्फ 40 साल की थी, लेकिन चेहरे पर वक्त की मार साफ दिखाई दे रही थी। उसे अचानक दिल में दर्द महसूस हुआ। उसे पालने के लिए उसकी मां ने आखिर कितनी मुश्किलें झेली होंगी। मां, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। देखो, जीफेन ने हवा में कुछ मुक्के मारे। उसकी मुट्ठियों से हवा चीरने की आवाज आई। उसे लगा जैसे पूरे शरीर में ताकत भर गई हो। वो खुद भी हैरान था। पहले खराब पोषण की वजह से उसका शरीर कमजोर रहता था। उसने कभी ऐसी ताकत महसूस नहीं की थी। शायद अस्पताल में 3 दिन आराम करने की वजह से शरीर ठीक हो गया। जीफेन ने मन ही मन सोचा। देखकर कि उसका बेटा सच में ठीक है, शाओ सुमे ने आखिर चैन की सांस ली। मां, चलो मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूं। शाओ सुमे ने हल्की सांस छोड़ी। अगर पैसों की इतनी तंगी ना होती तो वो अपने बेटे को इतनी जल्दी अस्पताल से कभी न ले जाती। जैसे ही दोनों वार्ड से बाहर निकले, वही मोटी नर्स गलियारे में खड़ी मिली। उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ दिख रहा था। उन दोनों को जाते देखकर वो बड़बड़ाई, खुद के पास पैसे नहीं, फिर भी अस्पताल में भर्ती होने चले आते हैं। जी फेंग का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने जोर से हाँ किया। शाओ सुमे ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखा। फेंगर, छोड़ो। जी फेंग ने गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। चलो मां। अस्पताल से बाहर निकलते ही जी फेंग ने कई गहरी सांसें ली। अस्पताल की दवाइयों की गंध उसे बेहद परेशान कर रही थी। फेंगर, सामान गाड़ी पर रख दो। शाओ सुमे थोड़ी दूर पार्किंग शेड से घर की पुरानी पैडल वाली तिपहिया गाड़ी लेकर आई। जीफेंग अचानक अपराध बोध में भर गया। मां, इन 3 दिनों में आप मेरी देखभाल करती रही, मतलब आप सब्जियां बेचने भी नहीं जा पाई, है ना? पगले बच्चे। शाओ सुमे मुस्कुराई और उसके सिर पर हाथ फेरा। मां सब कुछ तुम्हारे लिए ही करती है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ज्यादा पैसे कमाकर भी क्या फायदा? जीफेन मुस्कुरा पड़ा। वो अपनी मां का प्यार साफ महसूस कर सकता था। अचानक उसे कुछ याद आया। मां, अभी काफी समय है। मैं घर नहीं जाऊंगा, सीधे स्कूल जाऊंगा। 3 दिन की क्लास मिस हो चुकी है, शुरुआत में ही पीछे नहीं रह सकता। शाओ सुमे ने समझाया। फेंगर, मैंने स्कूल में छुट्टी की अर्जी दे दी है। आज घर जाकर आराम कर लो, कल से स्कूल चले जाना। लेकिन जीफेंग ने सिर हिला दिया। मां, मैं अब हाई स्कूल के आखिरी साल में हूं। मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। मैं जरूर आपका नाम रोशन करूंगा। अपने बेटे की जिद देखकर शाओ सुमे ने और समझाना छोड़ दिया। ठीक है,
वो खुशी से मुस्कुराई। आज शाम तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। जी फेंग मुस्कुराया और स्कूल की तरफ निकल गया। अपने बेटे को जाते हुए देखकर शाओ सुमई के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे चिंता में बदल गई। मेरा बेटा कॉलेज जाने वाला है, लेकिन फीस। उसने दांत भींच लिए। चाहे मुझे सब कुछ बेचना पड़े, मैं अपने फिंगर को कॉलेज जरूर भेजूंगी। मंगाशी काउंटी नंबर 2 हाई स्कूल के गेट में दोबारा कदम रखते ही जीफेंग को लगा जैसे उसका नया जन्म हुआ हो। 3 दिन पहले इसी स्कूल के मैदान में हुशुए हुई ने उससे वो निर्दयी बातें कही थी। सब कुछ बीत चुका है, जीफेंग ने खुद से कहा। जीफेंग, तुम अकेले नहीं हो। अपनी मां के लिए मेहनत करो। लोग तुम्हें नीचा दिखाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी वजह से मां को अपमान सहना पड़े, ये कभी नहीं होना चाहिए। उसने अपने कपड़े ठीक किए और शांत चेहरे के साथ क्लासरूम की तरफ बढ़ गया। जी फेंग की क्लास मंगाशी नंबर 2 हाई स्कूल की तीसरे साल की क्लास 6 थी, जो दूसरी मंजिल पर थी। करीब 10 बजे का समय था। पूरा स्कूल शांत था। सब लोग क्लास में होंगे। क्लासरूम के दरवाजे पर पहुंचकर जी फेंग बोला, रिपोर्ट, मैं लेट हो गया। टीचर लगभग 50 साल के मध्यम आयु के आदमी थे, चश्मा लगाए हुए और चेहरे पर दयालुता थी। उन्होंने सिर हिलाया, अंदर आ जाओ। जैसे ही जी फेंग अंदर गया, पूरी क्लास की नजरें उसी पर टिक गईं। कुछ लोग मजाक उड़ाने वाली नजरों से देख रहे थे, कुछ तिरस्कार से और कुछ सहानुभूति से, लेकिन जी फेंग शांत रहा। वो जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसके दाईं तरफ पहले हूं छुए हुई बैठती थी, लेकिन अब वहां एक लड़का बैठा था। उसका नाम था झांग लेई। पहले साल से ही वो जी फेंग का क्लासमेट था और सच कहे तो उसका इकलौता दोस्त भी। जी फेंग चाहे जितनी मेहनत करें, उसके नंबर हमेशा औसत ही आते थे, लेकिन झांग लेई अलग था। क्लास के बाहर वो कभी पढ़ाई करता दिखाई नहीं देता था, फिर भी हर परीक्षा में टॉप 10 में रहता था और क्लास के टॉप 3 में उसकी जगह पक्की थी। क्लास मॉनिटर टोंग लेई और वाइस मॉनिटर शुमो के साथ मिलकर उन्हें क्लास 6 की 3 तेज तलवारें कहा जाता था। हालांकि झांग लेई की शक्ल देखकर कोई उसे अच्छा स्टूडेंट नहीं समझता। पीले बाल, शर्ट के खुले बटन, पूरा गुंडे जैसा लुक, यही उसकी पहचान थी। जैसे ही जी फेंग बैठा, झांग लेई झुककर बोला, ओए क्रेजी फेंग, तू ठीक है ना? जी फेंग हंस पड़ा। कुछ नहीं हुआ, बस हीट स्ट्रोक था। झांग लेई ने होठ मोड़ लिए। स्पष्ट था कि उसे यकीन नहीं हुआ। मैंने तेरे और हूं छुए हुई के बारे में सुना है। ऐसी घमंडी लड़की तेरे लायक नहीं है। ज्यादा मत सोच। आज स्कूल के बाद मैं तुझे सी फूड रेस्टोरेंट ले जाऊंगा, जमकर खाएंगे। जी फेंग के दिल में गर्माहट भर गई। पूरी क्लास में झांग लेई ही एक ऐसा दोस्त था जो सच में उसकी चिंता करता था। तभी टीचर ने पढ़ाना शुरू किया। जी फेंग ने किताबें निकाली और 3 दिन का छूटा हुआ काम पूरा करने लगा। सिर्फ 3 दिन ही तो मिस हुए थे, इसलिए ज्यादा काम नहीं था। क्लास खत्म होने तक उसने सब पढ़ लिया। ट्रिंग, घंटी बज गई। झांग लेई मुस्कुराते हुए बोला, ओए क्रेजी फेंग, तू सच में ठीक है? अभी फिजिक्स की क्लास थी, लेकिन तू इंग्लिश पढ़ रहा था। जी फेंग ने उसे घूरा। क्या सब लोग तेरी तरह जीनियस होते हैं? 3 दिन की क्लास मिस हुई है। अगर अब नहीं पढ़ूंगा तो कॉलेज कैसे जाऊंगा? और मुझे क्रेजी फेंग कहना बंद कर। झांग लेई हंस पड़ा। लेकिन तू सच में पागल है। दोनों हंसने लगे। झांग लेई के साथ मजाक करते हुए जी फेंग आखिर थोड़ा रिलैक्स हो गया। वो समझता था कि झांग लेई अपने तरीके से उसे दिलासा दे रहा था। मुस्कुराते हुए उसने किताबें वापस निकालनी चाही। उसे 2 सवाल समझ नहीं आए थे, इसलिए वो झांग लेई से पूछना चाहता था। लेकिन अचानक जी फेंग जम गया। उसे एहसास हुआ कि जैसे ही उसने उन सवालों के बारे में सोचा, अभी अभी पढ़ी हुई पूरी किताब उसके दिमाग में फिल्म की तरह साफ दिखाई देने लगी। ये क्या फोटोग्राफिक मेमोरी है? जी फेंग की कहानी का अगला हिस्सा और भी धमाकेदार होने वाला है, तो उसे मिस मत करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, सायोनारा, खुदा हाफिज।